जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मैं आज आपके लिए पॉलिटी के सब्जेक्ट को लेकर आ रहा हूँ, पॉलिटी में मौलिक अधिकार को लेकर आ रहा हूँ। दोस्तों, मैं बता दूं कि हमारे जो सेक्शंस था उसमें पॉलिटी के मौलिक अधिकारों को हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया था। और दोस्तों, ये भी बताया था कि पॉलिटी में मौलिक अधिकार भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के बीच में उल्लेखित है। दोस्तों, कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं ये भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बनाकर बता दिया था, और वो मेरी पहली वीडियो थी जो मौलिक अधिकारों से रिलेटेड थी। जबकि दूसरी वीडियो मैंने बनाया था अनुच्छेद 12 और 13 को व्याख्या करते हुए, विस्तार करते हुए समझाया था कि 12 में क्या है और 13 में क्या है। तो दोस्तों, 12 और 13 के बाद जो आर्टिकल हमारे लिए है वो है अनुच्छेद 14, और वहां से प्रारंभ होता है हमारे मौलिक अधिकार का पहला सेक्शन। और पहला सेक्शन समानता के अधिकार को लेकर बात करता है। दोस्तों, अगर हमारे इन दोनों वीडियो को देखना है तो पिछले दिनों के वीडियो को आप देख सकते हैं, और इस उससे ये पता कर सकते हैं कि मौलिक अधिकारों की शुरुआत कहाँ से हुई, मौलिक अधिकारों की मांग कहाँ की गई थी, दुनिया भर के देशों में मौलिक अधिकारों के लिए लड़ाई कब लड़ी गई थी। इन बातों का भी उल्लेख मैंने एक वीडियो में बनाते हुए किया है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि हम लोग इस समय भारत के संविधान के अंतर्गत भाग 3 तथा अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत प्राप्त मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ रहे हैं, और उसी में 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, जिसमें आज हम आपके सामने मौलिक अधिकारों के एक अधिकार अर्थात समानता के अधिकार को लेकर पढ़ेंगे। तो मैंने आपको यहाँ व्हाइट बोर्ड पर जो लिख रखा है दोस्तों, वह एक ऐसा विशेष बातें लिख रखी है जो अनुच्छेद 15 और 14 अर्थात 14 और 15 को व्याख्यान्वित करता है। दोस्तों, हमने ऊपर हेडिंग जो लिखा है समानता का अधिकार, और अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक का की उसकी व्याख्या है, और पूरा का पूरा मैं आज 14 से लेकर 18 तक की बातों का उल्लेख करूंगा। तो दोस्तों, पहले हम आपको बता दूं कि अनुच्छेद 14 के विषय में हम बात करने जा रहे हैं, और अनुच्छेद 14 क्या कहता है। तो इसका उल्लेख है कि विधि के समक्ष समानता, आप यहां देख सकते हैं, विधि के समक्ष समानता की बात की गई है, और एवं विधियों के समान संरक्षण की बात कहा गया है। दोस्तों, हमें विधि के समक्ष समानता भी प्राप्त है, और विधियों के समक्ष हम संरक्षित भी हैं, अर्थात विधियां हमें संरक्षित करेंगी, इसका भी उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 14 में। दोस्तों, ध्यान रखेंगे, मतलब कि विधि के को लेकर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, और विधियों के अंतर्गत सब लोग संरक्षित हैं, इस बात का उल्लेख 14 करता है। लेकिन अनुच्छेद 14 के ही तहत हमें दो बातों के अपवाद की व्याख्या मिलती है, जिसमें कहा गया है राष्ट्रपति, अपवाद देख सकते हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल, ये दो लोग ऐसे हैं जो विधियों के समक्ष समानता को नहीं प्राप्त करते हैं, अर्थात विधि के ऊपर ये माने जाते हैं या विधि के पहुंच से बाहर माने जाते हैं। इन्हें अपने पद पर रहते हुए विधि के अंतर्गत ना ही किसी प्रकार की मुकदमा की जा सकती है, न इनके ऊपर कोई एफआईआर किया जा सकता है, और न ही किसी न्यायालय में इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि यह राष्ट्रपति हैं, यह राज्यों के राज्यपाल हैं, जिनके ऊपर विधि के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। हालांकि एक बात इसमें कही जाती है कि व्यक्तिगत मामलों को लेकर सिविल कोर्ट में इनके ऊपर एक आंशिक कार्रवाई हो सकती है, इनके लिए एक कानूनी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन वो सिविल मामलों को लेकर होगी, वो भी व्यक्तिगत हितों को लेकर, व्यक्तिगत मामले को लेकर ऐसे प्रारंभ किए जाएंगे। लेकिन सामान्य तौर पर इनके बारे में यही बताया जाता है, यही लिखा हुआ है कि विधि के समक्ष समानता में ये लोग अपवादित हैं, अर्थात ये लोग समानता में नहीं आते हैं। पद है राष्ट्रपति जी का और राज्यपाल जी का। दोस्तों, अगर हम 15 की बात करें तो अनुच्छेद 15 में कुछ व्याख्या दिया गया है। अनुच्छेद 15 में मुख्यतः छह बातों का उल्लेख किया गया है। पहले हम अनुच्छेद 15 को समझ लेते हैं क्या है। अनुच्छेद 15 कहता है दोस्तों, जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान। जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं हो सकता है,
अर्थात मैं बता दूं कि कोई इस जाति का है तो उनके साथ अलग भेदभाव होगा, कोई इस धर्म का है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, इसके आधार पर भेदभाव नहीं होगा, कोई ब्राह्मण है, कोई बनिया है, कोई क्षत्रिय है, इसके आधार पर भेदभाव नहीं होगा, कोई इस स्थान का है मतलब कोई मध्य प्रदेश का है, कोई महाराष्ट्र का है, कोई तेलंगाना का है, इस मामले पर भी कोई भेदभाव नहीं होगा और न ही किसी मूल वंश के रूप में भेदभाव होगा। मतलब कि हर प्रकार के भेदभाव से बचने का अधिकार आपको दिया गया है, अर्थात आपके साथ न कोई भेदभाव कर सकता है, इस बात की गारंटी दी गई है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 15 के तहत गारंटी दिया गया है। लेकिन दोस्तों इस गारंटी के अंतर्गत कुछ अपवाद बताए गए हैं, कुछ व्याख्या अलग से की गई है। उसको पहले हम बता दें कि इसमें वही बात जो जाति अनुच्छेद 15(1) में क्या कहा गया है, यहां देख सकते हैं 15(1) में वही बातें जो जाति, धर्म, लिंग और मूल वंश एवं जन्म स्थान के आधार पर। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, राज्य को भी भेदभाव करने से रोका गया है। मतलब कि कोई राज्य हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, संसद हो, अर्थात अनुच्छेद 12 के अंतर्गत कोई भी राज्य आपके साथ मूल वंश, जाति, धर्म को आधार बनाकर भेदभाव नहीं कर सकती है, इस बात का उल्लेख है। मतलब जो ऊपर लिखी गई बात है उसमें राज्य को भी भेदभाव करने से रोका गया है। यह 15(1) के अंतर्गत कंप्लीटली आपके अधिकारों को संरक्षित करते हुए राज्य भी ऐसा नहीं कर सकता है, इस बात की व्याख्या की गई है। दोस्तों मैं बता दूं कि ध्यान देंगे अनुच्छेद 15(2) क्या कहता है। अगर हम 15(1) पढ़ लिए तो 15(2) में क्या कहता है, 2 में दुकान, होटल, कुआं, तालाब, सड़क का उपयोग बिना भेदभाव का करने का अधिकार प्राप्त है। ये दोस्तों बता दूं, सड़क का उपयोग बिना भेदभाव को करने का अधिकार प्राप्त है। मतलब आप एज ए भारत के नागरिक के तौर पर, मौलिक अधिकारों के प्राप्तकर्ता के तौर पर आपको न किसी दुकान में जाने से रोका जा सकता है, न किसी होटल में जाने से रोका जा सकता है, न किसी सड़क पर चलने से रोका जा सकता है, न ही दोस्तों किसी तालाब या कुएं का इस्तेमाल करने से रोका जा सकता है। इस प्रकार के किसी भी कार्य को नहीं रोका जा सकता है, इस बात का भी अधिकार आपको दिया गया है अनुच्छेद 15(2) के अंतर्गत। दोस्तों एक कहानी आती है इसमें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक बार जा रहे थे तो रास्ते में किसी तालाब से पानी निकालकर उन्होंने पी लिया था। जो कहानी आम लोगों में चर्चा में रहती है। ऐसा माना जाता है कि जब वो पानी पी लिया गया था तो वहाँ के लोगों ने, एक शूद्र जाति से बिलोंग करते थे अंबेडकर जी, और उनके पानी पीने के कारण उस गांव के लोगों ने उस पूरे तालाब के पानी को निकालकर और नए पानी को भरकर उस तालाब की शुद्धता को किया था। इससे ये पता चलता है कि कितना पहले के समय में भेदभाव था तालाब, होटल, रेस्टोरेंट इत्यादि का उपयोग करने से। आप इसकी वानगी आप जान सकते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि आज मौलिक अधिकारों को प्राप्त करने के साथ इस प्रकार के किसी प्रकार के भेदभाव को करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। हालांकि आज भी कहीं कहीं समस्याएं तो जरूर होती हैं। किसी बड़े होटल्स में बहुत सारे गांव के लोगों को, गरीब लोगों को जाने से मना किया जाता है, ये भी आप जानते हैं। एक इससे ही संबंधित एक कहानी है कि मुंबई के एक बड़े आलीशान होटल में एक इंजीनियर जब अपने गरीब माता को खिलाने के लिए ले गया था तो उस होटल की तरफ से उस माता जी को रोक दिया गया था, यह कहते हुए कि नहीं, आप जैसे लोगों को आने से हमारे होटल के रेपुटेशन में गिरावट आएगी, अतः हम इजाज़त नहीं दे सकते हैं। तो वह लड़का जो पेशे से इंजीनियर था, जब मुंबई हाईकोर्ट में एक याचिका दायर किया तो उस याचिका के अंतर्गत उसे किसी भी होटल में जाने से न रोकने का अधिकार प्राप्त हुआ और फिर वह अपने ही माताजी को उसी होटल में ले जाकर खाना खिलाया था। दोस्तों मैं बता दूं कि यह कहानी इसलिए प्रचलित है क्योंकि एक होटल में जाने से मना करने का अधिकार किसी को नहीं है और आपको जाने से कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन वहाँ उस लड़के को रोका जा रहा था जिसके आधार पर वह मौलिक अधिकारों का उपयोग करते हुए अपने अधिकारों का संरक्षण किया था और उच्च न्यायालय जाकर इसकी सुनवाई हुई थी और यह अधिकार उसको प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों इन सभी अधिकारों के संदर्भ में जहां भी आपको यदि कोई अधिकार
रोकता हुआ नजर आ रहा है या आपके अधिकारों को रोका जा रहा है, तो आप अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अपने मौलिक अधिकारों का संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो दो की बात है, लेकिन हम 15(3) में जब जाएंगे, 3 में जाएंगे, स्त्रियों को एवं बच्चों के लिए ध्यान देंगे। 15(3) में स्त्रियों एवं बच्चों के लिए राज्य विशेष उपबंध कर सकता है। दोस्तों 3 में है स्त्रियां, 3 में है स्त्रियां एवं बच्चे के लिए राज्य विशेष उपबंध कर सकता है। इस बात का उल्लेख है, जैसे 15(2) में दुकान से प्रारंभ हो रहा था, वैसे 15(3) में स्त्रियां एवं बच्चों के लिए राज्य को विशेष जो है कि उपबंध करने का अधिकार प्राप्त है। अर्थात राज्य चाहे तो स्त्री और बच्चों को जगह जगह पर विशेष उपबंध कर सके। जैसे आप सबको मालूम है कि राज्य इसके लिए महिलाओं को ट्रेन में, बसों में अतिरिक्त जगहों पर रिजर्व कर देता है सीट, बच्चों के लिए छूट कर देता है, पैसे की छूट हो जाती है, 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी तरह से टिकट लेने पर छूट दे दी जाती है, या फ्लाइट से लेकर अन्य जगहों पर स्त्री और बच्चों के लिए विशेष छूट कर सकता है राज्य। ऐसा प्रावधान किया गया है 15(3) में। इस बात का उल्लेख हो, मतलब स्त्रियों एवं बच्चों के लिए राज्य विशेष उपबंध कर सकता है 15(3) में। 15(4) में कह रहा है सामाजिक। दोस्तों 4 में है सामाजिक आर्थिक रूप से, 4 में सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े SC ST जातियों के लिए विशेष प्रावधान है। दोस्तों 4 के अंतर्गत बहुत चर्चित है 4, और 4 के अंतर्गत ही आपको बहुत सारे अधिकार या विशेष उपबंध प्राप्त है। विशेष प्रकार के SC ST के लिए जब फॉर्म में कमी कर दी जाती है या उनके लिए सीट रिजर्व होने लगती है, पिछड़ जातियों के लिए आरक्षण प्राप्त हो जाता है, तमाम तरह की सुविधाएं राज्य को भी देने का अधिकार दे दिया गया है। 15(4) के अंतर्गत ही ऐसा किया गया। दोस्तों मैं बताऊं कि 15(4) एक अपवाद है, जहां विधि के समक्ष समानता की बात की गई है, वहीं SC ST और पिछड़े वर्गों के लिए विधि के अंतर्गत विशेष प्रकार के प्रावधान को करने का अधिकार राज्य को दे दिया गया है। जैसा कि आप समझ सकते हैं, एक SC ST एक्ट है जिसमें विधि के लिए SC ST वर्ग को मजबूत आधार दिया गया है, जिसमें यहाँ तक भी बताया गया है उनकी जाति को लेकर या उनके ऊपर किसी प्रकार के अत्याचार को लेकर वह FIR दर्ज करा सकते हैं। अर्थात विधि के समक्ष समानता के बावजूद भी उन्हें राज्य विशेष सुविधा दे रखा है, जो हालांकि अपवाद है, लेकिन 15(4) के तहत उनका अधिकार है। दोस्तों यह अधिकार आपके 15(4) के अंतर्गत दिया गया है सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए। 5 में देखेंगे दोस्तों, 15(5) क्या कहता है? प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में। दोस्तों आप देख सकते हैं, प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में पिछड़े SC और ST छात्रों के लिए प्रवेश हेतु आरक्षण दिया गया है। दोस्तों यहां देख सकते हैं कि SC ST छात्रों के लिए प्रवेश हेतु आरक्षण दिया गया है। अर्थात मैं बता दूं कि 15(4) के तहत तो ऐसी व्यवस्था सरकारी संस्थाओं में की जा सकती थी, सरकार ने कर दिया था। ST SC या पिछड़े वर्ग के बच्चों को उनके प्रवेश को लेकर, उनके सीटों को लेकर रिजर्वेशन या अलग प्रावधान करता था, लेकिन 15(5) इसलिए जोड़ा गया क्योंकि प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में भी पिछड़े और SC ST के बच्चों के लिए सीटों का रिजर्वेशन हो सके, इस बात के लिए 15(4) जोड़ा गया था। और यह 15(4) कहीं से भी प्राइवेट में भी SC ST का बच्चा पढ़ सके, उनका एडमिशन हो सके, उनका दाखिला हो सके, इसलिए भी 15(5) को जोड़ते हुए प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में विशेष प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था की गई। अब हम 6वां देख लेते हैं 15(6). यह क्या कह रहा है दोस्तों? हालांकि ये बहुत लेटेस्ट 2019 में इसे जोड़ा गया। इस बात का उल्लेख कर सकते हैं कि 2019 में इस प्रावधान को किया गया है, और प्रावधान क्या है? सामान्य वर्ग, जनरल वर्ग के लिए EWS अर्थात आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को 10% की आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। दोस्तों ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ, क्योंकि अभी तक हम लोग आरक्षण जाति और धर्म के आधार, हालांकि धर्म के आधार पर नहीं दिया जा सकता है, लेकिन जातियों के आधार पर अब तक आरक्षण के प्रावधान किए जा सके थे दोस्तों। लेकिन पहली बार
आर्थिक रूप से आरक्षण का प्रावधान 2019 में किया गया और जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनमें जो आर्थिक पिछड़ापन से संबंधित लोग हैं उनके लिए 10% के आरक्षण की व्यवस्था की गई दोस्तों। अर्थात हमारे देश में अब 10% के आरक्षण के साथ 15/6 में 60% के आरक्षण को पूरा कर लिया गया है। अर्थात 15/6 में 60% क्यों हो रहा है मैं बता रहा हूं। 50% तो आरक्षण ऑलरेडी पहले से था, जिसमें 27% ओबीसी के लिए था, 21% एससी के लिए था और 2% एसटी के लिए था। दोस्तों 50% आरक्षण तो पहले ही था, लेकिन 10% आरक्षण और दे दिया गया। तो इस तरह से आरक्षित सीटों और आरक्षित संख्या जो है वह 60% तक पहुंच गई है। आप 15/6 में इसी 60 को ध्यान में रखते हुए समझ सकते हैं कि 60 के अंतर्गत सामान्य वर्ग को 10% की आरक्षण दे दी गई, जिससे आरक्षण का कोटा 50 + 10 अर्थात 60% की हो गई है। लेकिन यह जो 10% है वह प्लस इसलिए मैं जोड़ रहा हूं 50 + 10, क्योंकि 10% की आरक्षण भारत में पहली बार आर्थिक रूप से पिछड़ेपन के लोगों को ही दिया गया है, पिछड़े लोगों को ही दिया गया है, जो सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, न कि सामाजिक रूप से, न कि शैक्षणिक रूप से, लेकिन आर्थिक रूप से यदि पिछड़े हुए हैं तो उन्हें राज्य सरकार या कोई भी सरकार 10% की आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। दोस्तों आगे हम देखते हैं, जी हाँ दोस्तों, तो हम देखते हैं 16 और अनुच्छेद 16 क्या कहता है। दोस्तों अनुच्छेद 16 क्या कहता है, इसमें कह रहा है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन, दोस्तों मैं बता दूं कि लोक नियोजन के अंतर्गत हमें व्यापार, व्यवसाय, सर्विस इत्यादि करने का अवसर प्राप्त होता है और इसी के अंतर्गत समानता का अधिकार हमें दिया गया है। मतलब किसी भी पद को या किसी भी व्यवसाय को करने से हमें रोका नहीं जा सकता है। यह हमारा मौलिक अधिकार है और अनुच्छेद 16 के अंतर्गत हमें प्राप्त है। दोस्तों इसमें भी कुछ अपवाद क्या किए गए हैं उसका मैं उल्लेख कर दूं। इसमें संसद को यह कहा गया है कि निवास स्थान के आधार पर कुछ लोगों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में वहां लोकल लोगों को ही अवसर की समानता दी जाती है, अर्थात वह सरकारें सामान्य तौर पर अपने ही लोगों को इस प्रकार के अवसर की समानता देती हैं। किसी दूसरे राज्य के निवासियों को लोकल सेवाओं में उन्हें भागीदार बनाने का अनुमति सामान्य रूप से नहीं दी जा सकती है। अर्थात संसद के द्वारा यह प्रावधान किया जा सकता है कि किसी व्यक्ति को लोकल के आधार पर ही अवसर की समानता दी जाएगी, बाहरी लोगों को अवसर की समानता को देने से रोका जा सकता है। यह अपवाद है। जहां ऊपर कहा गया है कि अवसर की समानता रहनी चाहिए, वहीं संसद निवास स्थान को लेकर इस प्रकार के अवसर की समानता को रोक सकता है। तो यह एक अपवाद है। दोस्तों हम दूसरा अगर बात करें तो राज्य को जाति, धर्म, वंश आदि के आधार पर लोक नियोजन में भेदभाव करने से रोका गया है। अर्थात दोस्तों मैं बताऊं कि भारत सरकार या राज्य सरकारों को लोक नियोजन के अवसर को ध्यान में रखते हुए उसे किसी प्रकार का भेदभाव करने से रोक दिया गया है। अर्थात कोई राज्य सरकार लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार से किसी नागरिकों से भेदभाव नहीं कर सकती है। यह भी प्रावधान अनुच्छेद 2 के अंतर्गत किया गया है। हालांकि कुछ सरकारों को यह करने का अधिकार भी दिया गया है, जो सामान्य रूप से स्थानीयता के तौर पर लोग सामान्य रूप से करते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों तीसरा क्या कह रहा है, विधि के तहत आर्थिक आधार, धार्मिक आधार और स्थानीय आधार पर संसद को विशेष व्यवस्था करने का अधिकार है। मतलब विधि के समक्ष युक्ति युक्त तौर पर धार्मिक रूप से और स्थानीय रूप से संसद को किसी प्रकार से विशेष प्रावधान की बात कही गई है। जैसा कि आपने निवास स्थान के ऊपर लिखा, उसी तरह से स्थानीय आधार पर भी संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि ऐसा संसद कर सकती है। अर्थात
लोक नियोजन के अवसर में एक विशेष प्रकार के अपवाद को चिन्हित किया गया है। जैसे आप स्पष्ट तौर पर 16(4) को समझ सकते हैं और 16(4) पे ही अधिकतम बार क्वेश्चन पूछा गया है। और इस बात को आप ज्यादा स्पष्ट कर लीजिए कि 16(4) में क्या कहा गया है। दोस्तों कहा गया है कि पिछड़े वर्ग के आरक्षण के प्रावधान को लेकर कहा गया है। दोस्तों पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए जो आरक्षण दिया जाता है वह लोक नियोजन के अवसर की समानता के को लेकर एक अपवाद है। जहां लोक नियोजन की समानता को लेकर बराबरी की बात की जाती है, वहीं पिछड़े वर्ग के लोगों को लेकर एक विशेष प्रावधान किया गया है। उन्हें 27% आरक्षण प्रदान किया गया है। जैसा कि आपको पता होगा कि दोस्तों एक हमारे देश में मंडल कमीशन गठित हुआ था। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में एक सरकार चल रही थी जिसमें 1979 में एक मंडल कमीशन का गठन किया था। और मंडल कमीशन ने अपना जब रिपोर्ट दिया तो उस रिपोर्ट में पिछड़े वर्ग के जातियों के लिए आरक्षण की बात कही गई थी। उसी रिपोर्ट के आधार पर सन 1990 में पिछड़े वर्ग के जातियों के लिए, जिनका लगभग 52% ओवरऑल जो प्रतिनिधित्व है वह 52% है कुल आबादी में, उन्हें 27% का आरक्षण प्रदान कर दिया गया। और दोस्तों 27% का जो आरक्षण उन्हें प्रदान किया गया वो 16(4) के अंतर्गत लोक नियोजन के अवसर की समानता में एक अपवाद को दर्शाते हुए किया गया, क्योंकि वह लोग पिछड़े हुए थे, उनकी सामाजिक आर्थिक दशा कमजोर थी। उसको ध्यान में रखते हुए यह मंडल कमीशन के अनुशंसा के अंतर्गत 1990 में इसको लागू किया गया। बीपी सिंह की सरकार ने इसे पारित कर दिया था, इसे लागू कर दिया था। हालांकि इसको चुनौती भी दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही मानते हुए 27% के आरक्षण को वैध माना था। लेकिन दोस्तों इसी में एक क्रीमी लेयर की व्यवस्था की गई, और क्रीमी लेयर की व्यवस्था आप देख सकते हैं, इसमें कहा गया है कि क्रीमी लेयर की व्यवस्था की गई है। और दोस्तों क्रीमी लेयर क्या है कि यह पहले तो जान लीजिए, क्रीमी लेयर के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है, वर्तमान में 8 लाख रुपए से ऊपर कोई व्यक्ति अगर धन अर्जित करता है, अर्थात इनकम करता है, जिनकी वार्षिक इनकम 8 लाख रुपए से ऊपर है, वह ओबीसी होने के बावजूद भी वह तथा उनका परिवार ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते हैं। इसे क्रीमी लेयर कहा जाता है या मलाईदार परत कहा जाता है, और प्रसाद समिति के अंतर्गत ऐसा किया गया था। दोस्तों तो क्रीमी लेयर में आने वाला व्यक्ति ओबीसी होने के बावजूद भी उन्हें ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है, और क्रीमी लेयर वाला व्यक्ति उसे माना जाता है जिनकी इनकम 8 लाख रुपया प्रति वर्ष से अधिक है, उन्हें क्रीमी लेयर में रखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो आप समझ रहे हैं कि क्रीमी लेयर ओबीसी वर्ग में लागू है, जबकि एससी और एसटी वर्ग में लागू नहीं है। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि अगर एससी और एसटी वर्ग के लोग कितना भी इनकम अर्जित करते हैं, कितना भी वह धन अर्जित करते हैं, तो भी उन्हें आरक्षण का लाभ मिलता रहेगा, अर्थात एससी और एसटी वर्ग के आरक्षण का लाभ प्राप्त करते रहेंगे। दोस्तों अब हम 17वां देखते हैं। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, और इसलिए इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि 17वें के ऊपर बार बार प्रश्न पूछा गया है, और हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन रहने के साथ इसको याद करना जरूरी है। तो उसके आधार पर हम क्या देखते हैं दोस्तों कि अस्पृश्यता का अंत किया गया है। दोस्तों क्या बताऊं मैं आपको कि अस्पृश्यता का अंत किया गया है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। अस्पृश्यता का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के साथ, किसी व्यक्ति को लेकर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। दोस्तों तो अस्पृश्यता का अंत किया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि 35 अनुच्छेद 35 के अंतर्गत संसद को ऐसा कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है जिससे समाज में अस्पृश्यता पर रोक लगाई जा सके, अस्पृश्यता का अंत किया जा सके। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार के प्रयासों से भारत की संसद ने अस्पृश्यता अधिनियम 1955 पारित किया हुआ है, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को अस्पृश्यता को लेकर
उसे अपराध की श्रेणी में मानते हुए उसे दंडित कार्रवाई की जा सकती है, उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है, उसकी 6 महीने से अधिक की गिरफ्तारी हो सकती है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम 17वां के अंतर्गत यह देख पा रहे हैं, अनुच्छेद 17वां के अंतर्गत यह देख पा रहे हैं कि भारत में अस्पृश्यता को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है, अर्थात उसका अंत किया गया है। दोस्तों हम यदि 18वें की बात करें तो 18वां भी बेहद इंपॉर्टेंट है और 18वां क्या कहता है, सेना और शिक्षा को छोड़कर उपाधियों का अंत किया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 18 जिसमें समानता के अधिकार के अंतर्गत उल्लेखित किया हुआ अनुच्छेद 18 है, उसमें कहा गया है कि सेना और शिक्षा को छोड़कर हर प्रकार की उपाधियों को अंत कर दिया गया है, अर्थात किसी भी दूसरे क्षेत्र में उपाधि देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। दोस्तों उपाधि के अंतर्गत क्या आता है, जैसे मान लीजिए सेना में जनरल आता है, लेफ्टिनेंट आता है, मार्शल आता है, दोस्तों इस प्रकार के लेफ्टिनेंट गवर्नर आता है। यह जो पद है यह सेना में दिया जाता है और ऐसा दिया जाने का अधिकार भी है। इसी प्रकार से शिक्षा में आचार्य आते हैं, प्रोफेसर आते हैं, डॉक्टर आते हैं, इस प्रकार के उपाधि शिक्षा में भी दी जा सकती है। दोस्तों मैं बता दूं कि उपाधियां शक्ति, ताकत और शौर्य का प्रतीक है जो किसी के अधिकारों को हनित करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। इसलिए इस प्रकार के अधिकारों का अंत किया गया है कि सामान्य तौर पर कोई विभाग या कोई संस्था किसी प्रकार की उपाधि नहीं दे सकती है, बशर्ते कि सेना और शिक्षा को छोड़ दिया जाए। तो दोस्तों मैं बता दूं कि सिर्फ सेना और शिक्षा में इसलिए दिया गया है कि यह स्किल्ड की परिस्थिति है। इससे समाज में लोगों को एक अच्छा मैसेज जाता है। यदि कोई उपाधि सेना को लेकर लगाता है या शिक्षा को लेकर लगाता है, या किसी के पद प्रतिष्ठा को दबाने के लिए नहीं होता है या अपने शौर्य का प्रदर्शन करने के लिए नहीं होता है, बल्कि यह स्किल्ड होता है, यह एक दक्षता होती है जिससे व्यक्ति को सीखने का, जिससे व्यक्ति को राष्ट्र के प्रति वफादार रहने का अवसर मिलता है। इसलिए सिर्फ सेना और शिक्षा में ही उपाधियों को दिया जाने का यह अधिकार है। तो दोस्तों उसमें 18 में 4 क्लॉज है जिसमें हम क्या देख पा रहे हैं, इसको समझ लेते हैं डिटेल में। 18(1) कहता है दोस्तों कि राज्य को सेना एवं शिक्षा को छोड़कर कोई उपाधि नहीं दे सकता है, अर्थात राज्य को भी प्रतिबंधित किया गया है। दोस्तों 18(1) के तहत राज्य को प्रतिबंधित किया गया है कि राज्य ऐसा नहीं कर सकता है, मीन्स सेना और शिक्षा को छोड़कर कोई उपाधि नहीं दे सकता है। दोस्तों 18(2) क्या कहता है, 18(2) को भी ध्यान दे, कोई भारतीय नागरिक, ध्यान दीजिएगा कह क्या रहा है, कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से उपाधि धारण नहीं कर सकता है, अर्थात भारत का नागरिक हो और किसी विदेशी देश से भी उपाधि धारण नहीं कर सकता है। इसका अंत किया गया है दोस्तों। तो यह हम देख रहे हैं 18(2) में। अगर दोस्तों 18(3) की बात करें, ये ध्यान देना है, थोड़ा सा छोटी छोटी टेक्निकली अंतर है और उसी के साथ यह आर्टिकल चेंज हो जाता है। 18(3) में कहा जाता है कोई विदेशी राज्य के अधीन, मतलब विदेशी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के पद पे रहते हुए, किसी विदेशी राज्य के अधीन अर्थात किसी विदेशी देश में लाभ या विश्वास के पद पे रहते हुए विदेशी देश से भी उपाधि धारण नहीं कर सकता है राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के पहले, अर्थात राष्ट्रपति की जब तक अनुमति न मिल जाए तब तक आप विदेश में भी रहते हुए किसी विदेशी देश से भी कोई व्यक्ति उपाधि धारण नहीं कर सकता है। इस बात का उल्लेख किया गया है 18(3) के अंतर्गत। हाँ दोस्तों, तो 18(4) जो कहता है दोस्तों, वो क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं। कोई व्यक्ति भारत में लाभ एवं विश्वास के पद पर रहते हुए किसी विदेशी देश से राष्ट्रपति के अनुमति के बाद ही उपाधि प्राप्त कर सकता है। दोस्तों मैं बता दूं कि 18(3) और 18(4) में एक माइनर फर्क है। फर्क यह है कि कोई व्यक्ति विदेश में रहते हुए विदेश से उपाधि धारण नहीं कर सकता है राष्ट्रपति की अनुमति के पहले। 18(4) कहता है कोई व्यक्ति देश में रहते हुए विदेश से उपाधि धारण नहीं कर सकता है राष्ट्रपति की अनुमति से पहले।
अर्थात 1803 में विदेश में रहते हुए विदेश से प्राप्ति के बात पर रोक लगाई गई है और 1804 में देश में रहते हुए विदेश से प्राप्ति उपाधि प्राप्ति पर रोक लगाई गई है। लेकिन दोनों दोस्तों राष्ट्रपति जी के अनुमति के बाद प्राप्त करने का एक अवसर मिलता है, जो भारत में संविधान के अकॉर्डिंग आर्टिकल 18(3) और 18(4) के अंतर्गत लिखा हुआ है। दोस्तों मैं बता दूं कि इसी को लेकर एक चुनौती दी गई थी कि किसी प्रकार की उपाधियां व्यक्ति के शौर्य को बढ़ाता है, व्यक्ति के शक्ति को प्रदर्शित करता है और इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। इसको लेकर बालाजी राघवन बनाम भारत संघ का एक मुकदमा दर्ज हुआ था। 1995 में मुकदमा दर्ज हुआ था। 96 में इसका फाइनलाइजेशन की स्थिति हो गई थी। दोस्तों मैं बता दूं कि बालाजी राघवन बनाम भारत संघ के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेना और शिक्षा में उपाधियां शौर्य को प्रदर्शित नहीं करती हैं, बल्कि स्किल्ड और दक्षता को समाज में प्रदर्शित करने का कार्य करती हैं। और किसी प्रकार के इस प्रकार के जो पद जो शिक्षा और सेना में दिए जाते हैं या फिर भारत रत्न के रूप में, पद्म विभूषण के रूप में, पद्म भूषण के रूप में जो किसी को प्रदान किया जाता है, यह उपाधियों की श्रेणी में नहीं आता है। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इसी वाद के अंतर्गत बताया था कि भारत रत्न प्राप्तकर्ता अपने नाम के आगे और पीछे भारत रत्न शब्द का उल्लेख नहीं कर सकता है, पद्म विभूषण शब्द का उल्लेख नहीं कर सकता है। तो इस तरह से इसे उपाधि की श्रेणी में नहीं भी माना गया है और इसके अपने नाम के आगे और पीछे इसको लगाने से प्रतिबंधित किया गया था। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे। दोस्तों मैं आपको यह 18 तक के जो आर्टिकल बता रखा है दोस्तों, उसमें हम बहुत बारीकी से आपको बहुत सारी विशेषताओं को बताने का प्रयास किया है कि किसी प्रकार की कोई भी ऐसी टेक्निकली समस्या आपके सामने न रह जाए जो आपको 18 या 17 या फिर 16, 15 और 14 के समझ को क्लियर करने में आपको कहीं बाधा उत्पन्न कर रही हो। दोस्तों तो ये वीडियो हमारा पूरा आज का समानता के अधिकार को लेकर था। हम आगे की वीडियो दोस्तों हम स्वतंत्रता के अधिकार को लेकर बनाएंगे, लेकिन यह पूरा वीडियो आपने देखा, एनालिसिस किए होंगे। आपको किसी प्रकार की और भी समस्या उत्पन्न हो रही है तो हमें कमेंट करके जरूर से बताएं। दोस्तों अगर हमारे नए व्यूअर्स होंगे तो आप सब्सक्राइब करें। आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।